ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है कि हमारे सेना के अधिकारी एक जो रेड लाइन होती है, लक्ष्मण रेखा होती है, उसको बार बार क्रॉस कर रहे हैं और सरकार के समर्थन में, सरकार की नीतियों के समर्थन में या सरकार से जुड़े जो संगठन आदि हैं उनके साथ सुर में सुर मिला रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके लक्ष्यों को, उनकी नीतियों को सही बता रहे हैं और जो सेना की गरिमा और स्वतंत्रता है उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसको संदिग्ध बना रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है भारतीय सेना के लिए, जिसे पूरी दुनिया में एक बहुत ही प्रोफेशनल सेना के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो अब वो रास्ता अख्तियार कर रही है जिसमें वो कल को पाकिस्तानी सेना की तरह बन सकती है, उसका रूप धारण कर सकती है और जिस तरह से पाकिस्तान की सेना और वहाँ की सत्ता में एक तालमेल दिखता है, वैसा कुछ भारत में भी आकार लेता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसकी तो एक लंबी पृष्ठभूमि आपको देश में मिल जाएगी। 2014 के बाद से ऐसी दर्जनों सैकड़ों घटनाएं हुई हैं जो बताती हैं कि सेना का राजनीतिक इस्तेमाल सरकार किस किस तरह से कर रही है, लेकिन सेना के अधिकारी किस किस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं और सहर्ष कर रहे हैं, ये भी अब एक नया सिलसिला बनता जा रहा है। ताजा जो सिलसिला जिसके आधार पर मैं आपसे आज ये गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। उनका रुख पिछले 2-3 महीनों में खास तौर पर बहुत ही बदला हुआ दिख रहा है। वो बिल्कुल उस भाषा में बात कर रहे हैं जो सरकार सत्ता समर्थक भाषा है। वो अपनी हदें भूल रहे हैं। वो सेना की जो स्वतंत्रता, निष्पक्षता, तटस्थता होती है सत्ता से अलग रहने की, उसका निर्वाह नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने जो 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ही, मैं उनका उल्लेख करूंगा। कहने का मतलब यह है कि आज फौज के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है जो कि बिल्कुल जो विचारधारा है बीजेपी उसके साथ पूरी मिल गई है और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज नहीं कही जा सकती। बिल्कुल देश के हित के लिए कर रहा हूं जुमलेबाजी की, जो आज मुझे अफसोस होता है देखकर कि सीनियर आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ का ये कहना कि धमकी देना पाकिस्तान को कि आप साहब अपना भूगोल और इतिहास भूल जाइए, ये तो पॉलिटिकल लीडर करते हैं, पर ये बड़ी बात नहीं है। उससे एक बड़ा जुमला है और वो बड़ा जुमला ये है कि फौज आज, आर्मी में खासकर बोल रहा हूं, आर्मी बार बार कहती है कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। इससे बड़ा जुमला तो कोई हो ही नहीं सकता। 2 फ्रंट मतलब हम पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं, हम चीन के साथ भी। अरे बाबा, चीन की बहुत ताकत है, अमेरिका चीन से नहीं लड़ पा रहा है। ये जुमलेबाजी नहीं है तो और क्या है? देखिए, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे को भी 48 इयर्स का एक्सपीरियंस है। फौज में भी रहा हूं, फौज के बाहर भी रहा हूं, फौज को बहुत करीब से देखा है, जाना है 48 साल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है रियल टर्म्स में। ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, इससे खतरा बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो फौज है वो विचारधारा को ये छोड़े और न्यूट्रल रहे। फौज का काम है अपनी ताकत को बढ़ाना, फौज का काम है देखना जब भी कोई आती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करे, रैशनल तरीके से। और मेरे हिसाब से सरकार को भी देखना चाहिए कि जो मिलिट्री फोर्स है वो लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए और कई तरीके हैं मसलों को हल करने के बातचीत से, वो करने जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। उपेंद्र द्विवेदी अभी भी उसी विचार में फंसे हुए हैं, ऐसा लगता है। क्या उनके दिमाग में अभी भी वो शिक्षा जो शिशु मंदिर में उनके बचपन के दौरान दी गई थी इतनी हावी है कि वहाँ से निकलने के बाद इतने ऊंचे ओहदे पहुँचने तक वो उसको ठीक ढंग से एनालाइज नहीं कर पाए, समझ भी नहीं पाए कि आखिरकार वो किस एजेंडे के तहत वो शिक्षा वहाँ दी जाती है। और अगर आप समझ में नहीं भी आया है तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें तो आप समझते ही हैं, और वो है उसका राजनीतिक पक्ष कि ये जो पूरा संघ परिवार है उसके जितने भी
आयोजन प्रयोजन हैं, जितनी शाखाएं हैं, जितने कार्यक्रम हैं, जितनी योजनाएं हैं और जितने इस तरह के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैं, वो एक खास भूमिका के तहत सत्तारूढ़ दल के साथ है। ऐसे में अगर आपकी निजी राय है भी, आपका निजी अनुभव अच्छा है भी और आपने सचमुच में वहाँ कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हैं, संभव है सीखी हो, मैंने भी सीखी होंगी, अगर वो मानते भी हैं आप, तो भी मैं आपको सार्वजनिक रूप से ये सब कहने से बचना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं, लगातार कहे जा रहे हैं। कुछ और टिप्पणी लीजिए। इसी महीने उन्होंने टिप्पणी की थी ट्रंप के ऊपर, खुद ट्रंप को नहीं पता होता कल क्या करेंगे। अब ये एक बहुत ही विवादास्पद बयान है। आप सेना अध्यक्ष हैं, आप विदेश मंत्री नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं हैं। विदेश नीति पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार आपका नहीं है। आपको अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए ही बोलना और करना चाहिए, लेकिन आपने इस सीमा को लांघा और इसकी आलोचना हुई और ये आरोप सरकार पर लगा कि सरकार सेना को विदेश नीति का एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, यानी सरकार के टूल के रूप में उपेंद्र द्विवेदी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इसका निष्कर्ष निकला, जो कि जियो पॉलिटिकल जो एजेंडा है उससे जुड़ जाता है खुद ब खुद, जो उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, जो कि होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान और चीन के बारे में अगर आप कुछ कह देते हैं तो भी चलता है, क्योंकि वो पड़ोसी हैं, आपके शत्रु देश हैं, वहाँ आपकी ये टिप्पणी चल जाती है। लेकिन आप जब अमेरिका के राष्ट्रपति पर यह टिप्पणी करने लगते हैं तो इसका असर भारत की विदेश नीति पर पड़ता है, भारत के लक्ष्यों और हितों पर पड़ता है। लेकिन आप चूंकि सरकार का समर्थन करना चाहते हैं, आप चापलूसी कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे ज़्यादा फजीहत ट्रंप कर रहे हैं, तो आप एक ढाल बनकर आना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आप ढाल नहीं बन सकते हैं, फिर भी ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तीसरे बयान पर आते हैं। अभी उन्होंने चंद दिनों पहले अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ही कहा था, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर एक धर्म युद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते रहे वो, और उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री ने रखा सिंदूर के नाम पर, और वो भावनात्मक रूप से देश में को कनेक्ट किया, और इस बहाने उन्होंने प्रधानमंत्री की चापलूसी की, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर दी। जाहिर है कि वो प्रधानमंत्री को खुश कर रहे थे। परंपरा ये रही कि सेना कोई भी ऑपरेशन करती है, उसका नाम क्या होगा ये सेना डिसाइड करती है, ना कि प्रधानमंत्री। ये सरकार सेना के अंदर इतनी दखलंदाजी कर रही है कि वो उसके ऑपरेशन की दशा दिशा सब तय कर रही है, टाइमिंग तय कर रही है। आपको याद होगा कि जब सेना से कहा गया था सर्जिकल स्ट्राइक करने को, तो सेना ने कहा था कि मौसम ठीक नहीं है, और तब प्रधानमंत्री ने लॉजिक दिया था कि ये तो अच्छा है कि बादल हैं आकाश में, तो राडार पकड़ नहीं पाएगा, आप हमला करो। ये मूर्खतापूर्ण तर्क था कि मौसम खराब है तो राडार विमानों के हमले को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन सेना ने उसका प्रतिकार नहीं किया, प्रतिरोध नहीं किया, और जो प्रधानमंत्री ने कहा वो किया गया। तो सेना जो है वो प्रधानमंत्री के चरणों में क्यों झुक रही है? क्या सेना को अपनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है? क्या उसे समझ में नहीं आ रहा कि एक लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी क्या भूमिका होती है? और हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है, और इसीलिए बार बार सवाल भी उठते हैं। कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया, अब तो विमानों की संख्या भी बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि 8 विमान गिरे थे, पहले 4, 5, 6 तक जा रही थी संख्या, अब उन्होंने 8 भी कर दिया। तो नुकसान हमें भी हुआ था, और उससे ज़्यादा नुकसान जिस तरह से उसे रोका गया था उससे हुआ था। और खुद नेवी के एक अधिकारी ने कहा था कि उनके हाथ बांध दिए गए थे हमले के लिए। तो ये तो सच्चाई है कि सेना को तो ठीक ढंग से कार्रवाई करने ही नहीं दी गई थी। तो वो तो अध पका अध कच्चा युद्ध था
जो हमें भारी पड़ गया, खासतौर से रणनीतिक और सामरिक और विदेश नीति के मोर्चे पर, और इतना भारी पड़ गया कि अभी तक हम बैकफुट पर हैं। तो आप उस अभियान की बार बार प्रशंसा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की जय जय बोल रहे हैं, ये शर्मनाक है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, आपको समझना चाहिए कि आप किस पद पर हैं, कौन सी बड़ी जिम्मेदारी इस देश ने आपके कंधों पर दे रखी है। आप इतना हल्का काम नहीं कर सकते। लेकिन शायद ये पोस्ट रिटायरमेंट तैयारी हो, कोई उन्हें लालच दिया गया हो, कोई प्रलोभन हो कि रिटायरमेंट के बाद आपको कोई बड़ी जगह पर बैठाया जाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ होता है। कहने का मतलब यह है कि आज फौज के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है, जो कि बिल्कुल जो विचारधारा है बीजेपी उसके साथ पूरी मिल गई है। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज नहीं कही जा सकती, बिल्कुल देश के हित के लिए। कर रहा हूं जुमलेबाजी की, जो आज मुझे अफसोस होता है देखकर कि सीनियर आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ का ये कहना कि धमकी देना पाकिस्तान को कि आप साहब अपना भूगोल और इतिहास भूल जाइए, ये तो पॉलिटिकल लीडर करते हैं, पर ये बड़ी बात नहीं है। उससे एक बड़ा जुमला है, और वो बड़ा जुमला ये है कि फौज आज, आर्मी में खासकर बोल रहा हूं, आर्मी बार बार कहती है कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। इससे बड़ा जुमला तो कोई हो ही नहीं सकता। 2 फ्रंट मतलब हम पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं, हम चीन के साथ भी। अरे बाबा, चीन की बहुत ताकत है, अमेरिका चीन से नहीं लड़ पा रहा है। ये जुमलेबाजी नहीं है तो और क्या है? देखिए, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे को भी 48 इयर्स का एक्सपीरियंस है। फौज में भी रहा हूं, फौज के बाहर भी रहा हूं, फौज को बहुत करीब से देखा है, जाना है 48 साल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है रियल टर्म्स में। ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, इससे खतरा बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो फौज है वो विचारधारा को ये छोड़े और न्यूट्रल रहे। फौज का काम है अपनी ताकत को बढ़ाना, फौज का काम है देखना जब भी कोई कोई आती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करे, रैशनल तरीके से। और मेरे हिसाब से सरकार को भी देखना चाहिए कि जो मिलिट्री फोर्स है वो लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए, और कई तरीके हैं मसलों को हल करने के बातचीत से, वो करने जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक्सट्रीम काम करते हैं, हद पे ले जाते हैं इस टाइप के काम को, तो बहुत मौके आते हैं और आए हैं जब जंग करनी पड़ती है दुश्मन के साथ। पर देखा गया है कि जब जंग की बात आती है सॉरी, जब जंग की बात आती है तो चाहे वो वाजपेयी सरकार हो, मोदी सरकार हो, ये पीछे हट जाती है, जंग नहीं करती। तो करती क्या है कि एक जुमलेबाजी होती है, और जुमलेबाजी से एक भ्रम, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि हमने फतेह, हमने जीत हासिल कर ली है दुश्मन के ऊपर। वो रियलिटी नहीं होती है, पर कर लिया जाता है। तो हिंदुस्तान में जो भी बीजेपी के विचारधारा वाले हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे हमने साहब बहुत हासिल कर लिया पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, दिक्कत क्या यहां हो रही थी कि अगर कोई नेता जुमलेबाजी करता है तो उसको लोग इतना सीरियसली नहीं ले पाते, उसकी बात पे विश्वास नहीं करते, बिकॉज सोच ये है कि साहब ये नेता है, पॉलिटिकल लीडर है, जुमलेबाजी करेगा ही। तो बेहतर बीजेपी के साइड से ये होता कि अगर आर्मी सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सर्विंग ऑफिसर्स अगर वो बीजेपी की विचारधारा के करीब आ जाए या शामिल हो जाए, और वो अगर जुमलेबाजी करेंगे एक ख्वाब या एक परसेप्शन बनाने की कि हम जीत गए हैं, तो लोगों को ज्यादा विश्वास होगा क्योंकि जनरल साहब बोल रहे हैं। तो इसी के तहत हुआ क्या था कि अप्रैल 2019 में एक रैली के अंदर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया आर्मी के बारे में कि ये तो मोदी जी की सेना है। अरे साहब, बवाल मच गया ऑपोजिशन पार्टीज में। क्या बोल दिया योगी ने? ये कह दिया कि जो आर्मी है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, पर ये तो बोला ही नहीं।
योगी ने उससे गहरी बात बोली थी। बोला ये था, जब बोला कि मोदी की सेना आज अपनी विचारधारा में मोदी की विचारधारा के करीब आ गई है। तो पॉलिटिक्स तो एक छोटी बात है। तो ये एक जो फायदा था, ये वाजपेयी सरकार नहीं उठा पाई। इसका फायदा ये मोदी सरकार ने किया। कैसे मोदी सरकार आर्मी को अपनी विचारधारा के करीब लाई, ये मैं आगे समझाऊंगा। अच्छा, एक और चीज क्या करते हैं बीजेपी की जो सरकार आती है, वो चाहते हैं कि हम हमेशा अमेरिका के नजदीक दिखें, और अगर कोई मसला हो तो फिर अमेरिका जब आई है, मोदी सरकार ने इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझा। अब मीडिया को तो हम जानते ही हैं, उसका नाम अब गोदी मीडिया पड़ गया है। अब सिर्फ बात ये थी कि किस तरीके से फौज को जो विचारधारा है वो अपनी विचारधारा से जोड़ा जाए। तो उसके लिए मोदी सरकार ने आते ही कुछ कदम लिए। पहला उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा मुद्दा था फौज का, जिसको बोलते हैं वन रैंक वन पेंशन। तो उसको हाँ कर दी कि हम इसके लिए राजी हैं। तो वो फौज, रिटायर्ड ऑफिसर्स सब बड़े खुश हो गए कि बहुत अच्छा हो गया। दूसरा ये कहा कि आर्मी जो है उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। जो इंसान आर्मी से सवाल जवाब करेगा या फौज से सवाल जवाब करेगा, वो देश के लिए गद्दार है, वो एंटी नेशनल हो गया। ये पहले कभी नहीं होता था। तीसरा उन्होंने क्या काम किया कि कुछ अरसे के लिए रक्षा मंत्री बीजेपी के मोदी सरकार में अरुण जेटली थे। उन्होंने पार्लियामेंट में शुरू में यह बयान दे दिया कि जो काउंटर टेरर ऑपरेशन कर रही है फौज, वो बहुत अच्छे हैं, और हम चाहते हैं कि जो फेंस लगी है इसको मजबूत किया जाए। उस समय के जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. हुड्डा, उन्होंने बयान दिया ये बहुत अच्छी बात है, अब हम यहाँ स्मार्ट फेंस लगाएंगे, हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगाएंगे। तो वो भी, उसमें भी खुश हो गए, काम में भी फौज खुश, पैसे भी एक्स्ट्रा मिल गए, इज्जत भी मिल गई, तो फौज खुश हो गई। नतीजा क्या हुआ, हमने देखा कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक बोला गया हुई है, 2019 में एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स को इस्तेमाल करा गया। किस लिए करा गया? पाकिस्तान के से लड़ाई करने के लिए नहीं, सिर्फ आतंकी जो हमले के कैंप हैं उस पर हमला करने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये 2002 में हुआ होता तो आज जो फौज है हमारी, सब और रिटायर्ड भी कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया, एयरफोर्स को इस्तेमाल किया, और इस तरीके से उसको बताया जा रहा है कि क्यूमुलेटिव डिटरेंस, मतलब हम ऐसे ही करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे तो हम डराते रहेंगे और डर जाएगा पाकिस्तान। जनरल पद्मनाभन ने ये सब कुछ नहीं किया होता 2002 में। इसलिए नहीं किया होता कि आप आतंकवाद के ऊपर, उनके अड्डों के ऊपर एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एयरफोर्स हमारी बहुत अहम, बहुत ही प्राइसलेस सर्विस है, जिसको आपको लड़ाई के लिए रखना है, उसको आपको ये काउंटर टेरर ऑपरेशन में नहीं लगाना है। पर आज एयरफोर्स भी कह रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। तो इसलिए मैं बोलता हूं, ये जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पूरी विचारधारा मिल गई है। नुकसान हो रहा है पर किसी को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी सोच है जो मैं देख रहा हूं होते हुए। अच्छा, अब देखिए आगे चलते हैं चीन के ऊपर।